नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेम टेल चैनल में। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ, मैं अपने ऑफिस में काम करने वाली काव्या के साथ शादी करना चाहता हूँ। विवेक ने खाना खाने के बाद अपनी माँ सरोज के कमरे में आकर बैठते हुए कहा। सरोज ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा, जैसे उसके कानों पर विश्वास ना हुआ हो। अरे, तू तो शादी करने के लिए तैयार नहीं था, कब हाँ हो गया तू? सरोज की आंखों में सवाल थे, पर विवेक के चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी। माँ, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि स्नेहा के साथ तुमने जो भी किया वह काव्य के साथ नहीं करोगी। सरोज जैसे एकदम से सकपका गई, नजरें चुराते हुए बोली, अरे, मैंने क्या किया था बहू के साथ? उसकी किस्मत में यही लिखा होगा, तो मुझे क्यों बोल रहा है? विवेक शांत स्वर में बोला, माँ, मैं ये नहीं जानता कि किस्मत में क्या लिखा था, लेकिन इतना जानता हूँ कि इस बार अगर तुमने मेरी पत्नी को दुख पहुंचाया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। सरोज की आंखों में गुस्से की लपटें थी, लेकिन उसने खुद को रोका और मन में सोचने लगी, एक बार तेरी नई बीवी को आने दे, फिर मैं उसे दिखा दूंगी असली रंग। इधर कुछ हफ्तों बाद विवेक और काव्या की शादी एक सादे से समारोह में मंदिर में हुई। दोनों के पास अब केवल साथ था, न ढेर सारा सामान, न रिश्तेदारों की भीड़, न ही तामझाम। शादी के बाद जब काव्या पहली बार ससुराल आई, तो 8 साल का ईशान दरवाजे पर खड़ा उसे अलपक निहार रहा था। काव्या ने घुटनों के बल बैठकर उसके माथे को चूमा और बोली, हाय ईशान, मैं तुम्हारी दोस्त बनने आई हूँ। ईशान पहले तो सहमा, लेकिन कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान आ गई। शादी के पहले ही दिन से काव्या ने स्नेहा के बेटे को इस तरह अपनाया जैसे वह उसका ही खून हो। उसके साथ स्कूल का होमवर्क करना, सुबह तैयार करना, रात को कहानियां सुनाना। काव्या की गोद ईशान के लिए एक बार फिर माँ बन गई थी। विवेक के दिल में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी थी। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन एक कोना ऐसा था जो फिर भी अंधकार से भरा हुआ था। सरोज। सरोज को नई बहू फूटी आंख नहीं भा रही थी। वह काव्या की हर बात में मीन मेख निकालती, उसके कपड़ों, खाने, बोलचाल सब में कमियां निकालती। शादी के 10 दिन बाद जब एक दिन विवेक देर से ऑफिस से लौट रहा था और काव्या घर जल्दी आ गई थी, सरोज ने चाय बनाने को कहा। काव्या ने मुस्कुराते हुए पोहे बनाए, ऊपर से नींबू निचोड़कर प्लेट में सजाए और चाय के साथ सरोज को दिए। सरोज ने प्लेट को देखा और एकदम गुस्से से आकर पोहे वहीं फेंक दिए। हम ये गरीबों वाला नाश्ता नहीं खाते हैं, पकोड़े बनाकर ला, वह चिल्लाई। काव्या की आंखें भर आई। वह भरे गले से बोली, मम्मी जी, अगर मेरी कोई गलती है तो बता दीजिए, मैं सुधार लूंगी। सरोज गुस्से से बोली, बहू, तुम चाहे जितना भी रो लो, मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं बोलेगा। तभी दरवाजे पर विवेक खड़ा था, स्तंभ, चुप, हिला नहीं, बस देखता रहा। काव्या को उम्मीद थी कि विवेक कुछ कहेगा, कोई प्रतिक्रिया देगा, लेकिन वह चुपचाप बैग उठाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे की लाइट तक नहीं जलाई, अंधेरे में आराम कुर्सी पर बैठा, आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। उसके मन के अंदर की गहराइयों में वो अतीत गूंजने लगा। स्नेहा की चीखें, स्नेहा की खामोशियां, उसका टूटता हुआ चेहरा, उसकी मासूम सी हंसी जो शादी के कुछ महीनों में खो गई थी। एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। हर बार स्नेहा कुछ कहती तो वो उसे यही जवाब देता, माँ बुजुर्ग है, कुछ ही दिन की मेहमान है, सह लो। और एक दिन वह सहनशीलता स्नेहा की जिंदगी ही खत्म कर गई। डिप्रेशन में घुट घुट कर जीती रही वह। और जब एक दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई, तो विवेक को एहसास हुआ कि वो कितना अंधा था। वो दृश्य आज भी उसकी आंखों में था। स्नेहा की मृत देह आंगन में पड़ी थी,
ईशान उसके शक से लिपटकर रो रहा था। माँ उठो ना। सरोज एक कोने में रो रही थी, लेकिन उस रोने में पश्चाताप नहीं था, बस दिखावा था। उस दिन विवेक के दिल में जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भरी। अब जब वह देख रहा था कि वही कहानी दोहराई जा रही है, तो उसके भीतर की चुप्पी चीख में बदलने को तैयार थी। अगले दिन जब काव्या रसोई में काम कर रही थी, सरोज फिर से उसे कुछ बुरा भला कह रही थी। तभी विवेक वहां आ गया। काव्या, किसने कहा तुम्हें कि तुम पकोड़े बनाकर लाओ? माँ को पोहे पसंद नहीं है तो ना खाएं। काव्या सकपका गई। सरोज घुर्राई। अगर मुझे ही सब करना है तो तुम दोनों की क्या जरूरत? विवेक बोला। माँ, जब काव्या नहीं थी तब तो आप खुद सब करती थी, अब भी कर सकती हैं, लेकिन अब आप किसी को ताने नहीं मारेंगी। सरोज चिल्लाई। मैं क्या बहू को खा रही हूँ? विवेक बोला। आप मेरी पहली पत्नी को खा चुकी हैं माँ, और अब दूसरी को निगलने की तैयारी कर रही हैं। एक गहरी खामोशी छा गई। विवेक की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर दृढ़ था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस बार अगर आपने वैसा किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब बहुत हो गया। सरोज बोली। तो जा, निकल जा इस घर से। विवेक ने एक क्षण के लिए अपनी माँ की ओर देखा, फिर काव्या की ओर। फिर वह कमरे में गया, बैग निकाला, कुछ कपड़े और जरूरी सामान भरा, ईशान को उठाया और बाहर आ गया। काव्या भी चुपचाप उसका साथ देने लगी। दोनों ने बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया। अब वे एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। काव्या ने नौकरी छोड़ दी ताकि वह ईशान की पूरी देखभाल कर सके। विवेक अकेले काम करता, देर रात तक ऑफिस में रुकता। तनख्वाह सीमित थी, खर्चे ज्यादा, लेकिन उस घर में अब शांति थी। कोई ताना नहीं था, कोई चीख नहीं थी, कोई चाय की ट्रे जमीन पर नहीं फेंकी जाती थी, कोई सास की कड़वी बातें नहीं थी। इधर सरोज के पास सब कुछ था, बड़ा घर, गहने, पैसा, लेकिन अब कोई बोलने वाला नहीं था। उन्होंने एक नौकर रख लिया था ताकि कोई हो जो खाना बना दे, पानी भर दे, कपड़े धो दे। लेकिन वफादार नौकर कहाँ मिलते हैं आजकल। एक रात उसी नौकर ने सरोज को बुरी तरह घायल कर दिया, सिर पर वार किया, लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोट गहरी थी। पता लगने पर विवेक दौड़ा चला आया। माँ का हाल देखकर चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। सरोज ने धीरे से विवेक का हाथ पकड़ा और आंखों में बहते आंसुओं के बीच कहा, बेटा, मैं गलत थी, मैंने सब खो दिया। पहले बहू, फिर तू, अब घर, फिर घर का चैन, अब खुद को भी खो रही हूँ। विवेक की आंखें भी नम हो गई। काव्या थोड़ी दूर खड़ी थी। ईशान उसका पल्लू पकड़कर माँ की ओर देख रहा था। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि इस पश्चाताप को अपनाए या उस अतीत को याद करे जो उसकी पहली पत्नी को खा गया था। पर वो जानता था अब जो बचा है उसे टूटने नहीं देना है। इसलिए वह माँ को धीरे से सहारा देकर बिस्तर पर बैठाता है और कहता है, माँ, इस बार आपको वाकई बदलना होगा, वरना हम फिर दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।